क्या भाई दाढ़ी वाले भैया खत्म चिकना हो गया। नहीं नहीं एक गोटी आ गई इसके यहाँ। थैंक यू। बर्थडे तो विश किया नहीं साले भुक्कड़ इधर पार्टी मांग रहा। इन्होंने विश किया देखो फिर भी पार्टी नहीं मांगी। इसे कहते हैं डिसेंसी मैनर्स। आगे अगली अगली क्लास में दे देंगे। अभी तो रात हो जाएगी कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे ना पहले ऑर्डर दे देंगे तो 1.5-2 घंटे बनते हैं लगने में। तो क्या होगा कि जब क्लास छूटेगी ना ये लड़की जानी पहचानी लग रही है। एक बार ही पहनना चश्मा देगा। ओ माय गॉड क्या हुआ अचानक से ऐसे कैसे? ओ मच्छर तो ठीक है वो। अरे वो मच्छर तो ठीक है ना अभी उसने आपको काटा था। भगवान बचाए उसको। बड़ा खुश होके क्या होगा? सही का गलत का? लेकिन परेशानी आपको देगा फालतू में। अभी ठीक है प्लेटलेट्स वगैरह सब सही है चलने फिरने लायक तो ना। कमजोरी आ रही है तो चली जाना क्लास से निकलने को टेंशन मत लेना। सबसे पहले भैया स्वास्थ्य है। सही रहोगे तो रिकवरी भी कर लोगे। जबरदस्ती स्ट्रेस लेके तनाव लेके टेंशन लेके पढ़ोगे तो वो टॉपिक भी खराब होगा बॉडी भी खराब होगी टाइम यूटिलाइज नहीं होगा। आपको लग रहा है बट वो वेस्ट हो जाएगा। इसकी वजह आराम से पढ़े रहो बिस्तर पे। जो भी आपको वहां पर जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे वो फॉलो करो। टाइम पास नहीं होता तो अपना यूट्यूब यूनिवर्सिटी चालू रखो मस्त होके देखो। कोई टेंशन नहीं आना चाहिए मतलब जो अच्छा लगे वो करो आराम से रिलैक्स होके। ठीक है जैसे ही 4-5 दिन गुजरे और आपको लगे बढ़िया लग रहा है फिर पढ़ाई करो। उससे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती है। बट इतना भी मत देख लेना डेंगू में कि पता लगे यूट्यूब यूनिवर्सिटी ने आपको कब्जे में ले लिया आप पर अधिकार जमा लिया बोले कहां जा रहा है तू। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो भाई कहां तक हो गए थे लास्ट बताओ। अपन पढ़ चुके थे वेस्पर थ्योरी। हाँ हाँ समझ गया देख लिया मैंने नोट्स। जनरल वालों के लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अपने में यही लिखा है बस कि ये जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। गाइडेंस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए इधर आओ। अरे समझ ही नहीं रहा। जनरल वालों को पढ़ना ही पड़ेगा ना। उन्हें वही स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा कि पहले अपना टारगेट डिसाइड करो कौन सी रैंक लानी है। 500 लानी है 1000 लानी 2000 लानी 1500 लानी 800 लानी 1700 लानी ऐसे रेंज 100 से ऊपर रखना। जैसे अगर मान लो 100 रखते हो तो अगली रेंज 200 होनी चाहिए यानी कि 100 से 200 ऐसे सोचो। 500 से 600 800 से 900 1000 से 1200 1000 वाली रैंक में 200 का गैप। ठीक है जब आप ये सोच लोगे तो सोचने के बाद उसकी परसेंटेज निकाल लो। जनरल वाले परसेंटेज इतनी आई इतनी परसेंटेज पर आपको ये सोचना है कि अब ये परसेंटेज लाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना चाहिए। उन तीनों सब्जेक्ट में आप इक्वली अपनी पढ़ाई करो। सवाल करते समय इस बात का ध्यान रखो कितने सवाल होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने आपको दिया होमवर्क 50 सवाल तो आप उस 50 सवालों के हिसाब से परसेंटेज निकाल लो जो आपको लानी है। वो परसेंटेज वाले सवाल आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे आराम से जिसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है आपका सिलेक्शन सही चल रहा है। कभी कभी अगर उससे कम आ जाए नंबर तो डरना नहीं है क्योंकि रिवीजन का भी एक हथियार है हमारे पास। उसमें रिवीजन करेंगे ना। फील ही नहीं आ रही यार। तो उसमें रिवीजन कर लेंगे आया ना
तो वो जो आपके सवाल नहीं बने और कम परसेंटेज आए वो बढ़ जाएंगे अगली क्लास में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको अपनी यूटिलाइज करनी, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा इतना समझ में आ गया कि पढ़ना है। अब अगला वेस्पर थ्योरी में एक और होता है कि डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन, फिर होता है डबल बॉन्ड रिपल्शन, और फिर होता है डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बाद में लिखेंगे भाई, सुन लो पहले आराम से। ठीक है, ध्यान से रिलैक्स होके। ऑनलाइन बंद हो गया ना अब तो, कि अभी भी है? पूछो, कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वाले भैया कैसन बा, सब ठीक बा? बढ़िया। कोई डाउट हो तो बाद में पूछना है ना। इधर देखो पहले, टॉपिक ही नहीं पढ़ा, क्या डाउट बताऊंगा अभी। ये 3 तरह के रिपल्शन होते हैं। अब आपको इसमें एक सवाल दिया उसने, एक क्वेश्चन लिख दिया उसने लिया ये NO2, ये NO2, एक पे माइनस है एक पे नहीं है। ये लिया NO3 माइनस और ये लिया NO2 प्लस। ठीक है, फिर यहां लिख दिया उसने बॉन्ड एंगल। क्या लिखा? यहां बॉन्ड एंगल लिख दिया। बॉन्ड एंगल लिख दिया यहाँ 180, 120, 115, 134। आपसे बोला कि मैच इट द कॉलम। क्या बोला? मैच इट द कॉलम, यानी कि आपको इसमें मैच करके बताना किस मॉलिक्यूल का कौन सा बॉन्ड एंगल होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस प्रश्न में हमें याद करना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं। क्या बोला मैंने, बताओ? इसमें हमें याद, इसमें हमें याद, हमें याद नहीं करना। अभी आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हमें NO2 प्लस पता है, NO2 प्लस में N पर यह प्लस आएगा, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक प्लस आ गया तो कितने रह गए? 4। तो यानी कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, इसे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आया ना? तो यहां अगर हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो क्या आएगा? SP। SP अगर होता है तो एंगल कितना होता है? 180। ये लो मैच हो गया एक तो 180 किसका आ रहा होगा इनमें? ये आ गया। कोई डाउट यहां तक? सिंपल है। चक दे फट नब दे गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। दूसरा आया NO3 माइनस। ये रहा NO3 माइनस। अगर आपको याद हो NO3 माइनस लुईस में टाइम पढ़ाया था अपन ने, इतनी बार स्ट्रक्चर बना दिया कि अब तो मुझे बनाते हुए भी शर्म आ रही है। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको उससे भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके कुछ चार्ज आया था, यहाँ डॉट 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 आया था। हाँ या ना? ये sp2 आया था। क्या आया? ये sp2 प्लेनर, ये sp2 प्लेनर। और प्लेनर तो एंगल 120, एंगल 120, तो 120 ये आ गया। कोई डाउट? NO2 माइनस कैसे बनाया था? यहां नेगेटिव था, यहां लोन पेयर था, याद हो तो। ठीक है, इसमें रेजोनेंस भी करवाया था। रेजोनेंस ऐसे हुआ था कि इधर गया था, ये इधर आ गया था, याद है? ये रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने के बाद हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया ना? फील नहीं आ रही यार। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ये हाफ, ये हाफ आया ना? हाँ या ना? ओके, हाफ हाफ। अब यहाँ रिपल्शन आएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, याद हो तो। रिपल्शन आएगा तो ये धक्का देगा इसको, ये भी धक्का देगा इसको। देगा नहीं देगा? अभी धक्का देगा तो नहीं नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। ये डबल बॉन्ड है, ये भी धक्का देगा। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है देख के बताओ? डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है किससे? डबल बॉन्ड से। तो ये एंगल ज्यादा खुलेगा या कम होगा?
तो sp2 में तो 120 होता है, तो 120 से कम होगा कि ज्यादा होगा? तो यहाँ कम कौन सा दिखाई दे रहा है? यानी कि n n l है, ठीक है। वैसे तो अगला वाला तो आ ही गया कि कौन सा है, फिर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। n2 क्या बोला मैंने? n2 का स्ट्रक्चर ऐसा, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। अभी इनका हाइब्रिडाइजेशन मैंने नहीं सिखाया, पर मैं लिख रहा हूं, बाद में बता। हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे आया, बाद में बताएगा मैं। अब यहां पर ये कोऑर्डिनेटर रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस प्लस रेजोनेंस होगा। क्या होगा इधर? माइनस, इधर डबल बॉन्ड, हाँ या ना, इधर प्लस। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड वाला ऐसा, नेगेटिव हाफ, हाफ और यहाँ क्या आएगा? प्लस। डॉट 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 डॉट। कोई डाउट? अब क्या करें? नो, लोन पेयर। ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करता, और ये डबल बॉन्ड इसको रिपल करता। अब क्या होता? इधर देख के बताने का, डबल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा या डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन? डबल बॉन्ड ज्यादा। धक्का पड़ेगा, तो ये धक्का पड़ेगा तो 120 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? 120 से ज्यादा। इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं, कचरा तो नहीं हो गया? या मैं यही लिख देता हूं, ये हो गया 134, ये हो गया 180, ये हो गया ये 120। नहीं, मैं तो फिर लिख देता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं, वो भी नहीं दिख रहा हो तुम्हें। 115। कोई डाउट किसी को? पहले नोट करके फिर पूछेंगे। दीदी, दीदी, मैं बता दूंगा, लिख लो। इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? बताओ क्या नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ। आप समझा रही थी इसको? ओ वाह, क्या हुआ दीदी? कैसे आया? इक्वल हो जाएगा ना ये इसको।
दोबारा समझाएंगे, चिंता मत कर, दूसरा भी पूछ लेना, लिखते समय डाउट नहीं बताते ना। हो गया भाई, लिखा? अरे जल्दी लिखो जल्दी लिखो, बच्चे को डाउट पूछा तो चक्कर में डाउट पे क्या उसका, देखो नाराज हो गया मुझसे वो। अबे मना किया अभी उनको, कहा लिखो, तू उसे थोड़ी का डाउट पूछ, ऊपर है कि नहीं इसके, घुटनों में रखा है क्या? नहीं है, मना कर रहा, नो सर। तभी कोई बात नहीं बेटा, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। पाणिनि का नाम सुना? पाणिनि, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के रचयिता। क्या नाम है उनका? पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के रचयिता। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर आपने कभी नहीं सुनी तो अभी सुनाता हूं आपको। आपके क्या 120 2/3, यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिखा है, -2/3, ये रहा माइनस, ये वाला माइनस, इसलिए मैंने नहीं लिखा, फिर वो ऐसे लिख देता हूँ, आप लिख के आता है ऐसे। और कुछ जानना चाहेंगे आप? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं और किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ आपकी? कस्टमर के एरिया, मैं जो बोल रहा हूँ सुन ही नहीं रहा, उसको तो अपनी बोलनी है। कभी कॉल सेंटर से फोन आ जाता तुम्हारे पास, तो वो बोले ही जा रहा होता, भाई सुन तो ले, बोले ही जाता है, बोले ही जाता, रुकता ही नहीं भाई। स्क्रिप्ट बिल्कुल फिक्स होती है उनकी। आप ही लेना चाहेंगे? आप नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, हम आपके लिए किस प्रकार और सहायता कर सकते हैं? हमारे साथ बने के लिए धन्यवाद। बोले सुन तो ले, प्रॉब्लम तो सुन ले। समझ में आया भाई? हाँ अभी सुनाते ना, लिखने दो इनको, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा इनको। ए बताते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं स्टोरी के साथ, जबरदस्त। संस्कृत व्याकरण के रचयिता। अच्छा हमारे इंटर क्या करेगा, इतने महान आदमी का इंटर दे रहे हैं अभी। देश का दुर्भाग्य है ये, पूछो कैसे? हमें नहीं पता कि पाणिनि कौन है, लेकिन हमें पता है अभी जो है वो क्या, दो चार ये एलोन मस्क कौन है हमें पता है। तुम्हारे घर पे आके खाना नहीं खाया हुआ उसने, बट उसके बारे में पता है जो दूसरे देश का है। बिल गेट कौन है पता है, पूछो क्यों? एग्जैक्टली, चीजें उनकी यूज कर रहे हैं हम इसलिए। सिलेबस में संस्कृति नहीं अड़ गई, कैसे याद करे रचयिता कौन है? क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इसका मतलब स्टडी को कितना कैप्चर कर लिया गया है।
देखो कैप्चर्ड हो गई पूरी स्टडी की, आपको अपने बारे में ही पता नहीं चले, बाकी सबके बारे में पता लग जाए। फील ले पा रहे हो आप? ये बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। बचपन में छोटा बच्चा होता था ना, मोबाइल जब आया था पहली बार जिंदगी में, पता है वो मोबाइल की हालत क्या थी? ऐसा लगता था इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे। आज की तारीख में जिनको जो है वो मतलब गांव के अंदर अगर बात करें, पढ़ना लिखना भी नहीं आता ना, उनको मोबाइल चलाना आता है, स्मार्टफोन, वो फेसबुक यूज कर सकते हैं, सब सब आता है उनको अच्छे से। मतलब आप अगर, हाँ टिकटॉक भी बना लेते हैं, यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं, फेमस स्टार्स हैं कई तो, वो उसी उसी में ही जैसे हैं वैसे वहां से बना के डालते हैं। मतलब समझो इस चीज का कि मतलब ये है कि चारों तरफ से कैप्चर्ड हो आप, आपको वही दिखा। आप यूट्यूब खोलो, आप कभी देखोगे तो आपको कभी दिखेगा ही नहीं कुछ। आप क्या दिखाते बताओ? आपको दिखाना चाहेंगे जो वो चाहेंगे, और जब आप जो जो दिखाना चाहेंगे वही आप देखते हो, और वही आप देखते हो तो वही आप सोचते हो, वही आप समझोगे, वही सोचोगे, वही देखोगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो? आप पूरी तरह से मेंटली कैप्चर कर लिया आपको। कैसे? मोबाइल में अमेरिका का, मतलब मोबाइल का मतलब अंदर जो देखोगे आप, फेसबुक इंस्टा देखोगे अमेरिका का, ये क्या नाम है इसका, ये एप्पल देखोगे आप तो भी किसका? अमेरिका का। आप जो है वो ये क्या बोलते हैं, जीमेल देखो, गूगल खोलोगे तो भी अमेरिका का, यूट्यूब खोलो तो अमेरिका का। पॉइंट समझ रहे हो आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर सपोज हमारे हिंदुस्तान ने बनाया होता ये, तो उसमें नाम क्या होता? सम्राट अशोक। यूट्यूब चैनल का नाम होता क्या? महात्मा बुद्ध। महाराणा प्रताप। अब अमेरिका वाले याद कर रहे होते कि हमारा महाराणा प्रताप खोलना, जरा सर्च करना है, हु इज महाराणा प्रताप, 2 मिनट में खड़ाक से स्टोरी निकलती पहले। फिर आप जाके बोलते महाराणा प्रताप इंडिया से थे, ओह माय गॉड, इंडिया से, ब्रीफ सोल्जर। अभी जाके खुद को ही नहीं पता क्या। आने वाली जनरेशन तो महाराणा प्रताप को भी भूल जाएगी। हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत याद है क्योंकि किताबों में था, 2-4 सीरियल बन गए जो याद है, वो भी मम्मी की वजह से। याद है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, 2-4 सीरियल आते थे, मम्मी जी लेके बैठ जाती थी। अब करेंगे, वो भी सेम था, कैप्चर्ड हो गया वहां पे भी। आपको नहीं देखना था लेकिन फिर भी देख रहे हो, इसीलिए याद हुआ वो। वरना आपकी इच्छा तो कार्टून चलाने की थी जिस उम्र में। आप तो क्या सीख रहे थे? सिंचन। सिंचन को जानबूझ के इतना बदतमीज बनाया कि सबको दिखा के सारे बच्चों को बिगाड़ दो। पहले सोचे ही नहीं, रेस्पेक्ट ही खत्म करते हैं। उसके ऊपर तो केस फाइल हुआ था जब जाके उसने अपनी भाषा को कंट्रोल किया था। हाँ नहीं पता होगा? उसके बाद उसकी भाषा का स्तर थोड़ा थोड़ा कम हुआ, नहीं तो बच्चों ने डिसरेस्पेक्ट करना ही शुरू कर दिया था। अपने पेरेंट्स की पूरी इज्जत ही खराब कर दी थी। सीख गए वो, क्योंकि जो देख रहे वही सीखेंगे। भाई आप ये बताओ, कार्टून में अगर सबसे पहले ये दिखाया जाए, सबसे पहले बच्चा उठा, उठते ही जाके अपने माँ बाप के पांव छुए, भगवान के पास गया, है ना, भगवान के पास जाके उसने प्रार्थना करी, ये कैरेक्टर देखोगे तो आप धीरे धीरे यही सीखोगे, नहीं सीखोगे? हमारा तो कैरेक्टर ही इंजन होता है। पॉइंट समझे आप? चलो छोड़ो, पाणिनि की बात बताता हूँ। पहले हमारे यहाँ शिक्षा में क्या होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। वो गुरुकुल जो था, उस गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो पहले क्या होता था पुराने जमाने में, आपको याद हो तो, टीचर जो थे, वैसे हमारे जमाने में भी थे, तुम्हारे पता नहीं, ऐसे बेंत होती थी एक, नीम के पेड़ की डाल तोड़ी हुई, ठीक है, बहुत तेज लगती भाई, होता इतना सा साला, इतना पतला सा होता, लेकिन उसको पकड़ के यूं मार दिया ना, चिपक जाता था बिल्कुल एकदम, बहुत तेज। इसकी बजाय हम ये प्रेफर करते थे कि थप्पड़ मार लो, क्योंकि थप्पड़ ज्यादा तेज नहीं मार सकते, क्योंकि खुद के भी लगेगा, तो उसे बेंत कहा जाता था, बेंत, भयंकर। और सरकारी स्कूलों में भी रखते थे, वो बहुत होता था, स्कूल प्राइवेट स्कूल में रखते थे, पहले तो होता ही होता, इधर 2-4 मतलब बात करनी होती है ना टीचर को, यहाँ चिपका के फिर बोलते थे चलो होमवर्क दिखाओ। हम तो पूरा किए थे, मारे काहे को, जबान लड़ाते हो साले। सर पर अभी का है मारा, तमीज नहीं टीचर से बात कर रहे, फिर कुछ बोल दो गेट आउट, बैड मैनर्स, तमीज नहीं साले, बदतमीज। टीचर से जबान लड़ाते हो, तुम्हारे पापा को नहीं, मत बोली, 2-4 वो और मारेंगे। अब उल्टा हो गया, टीचर ने कहा बेटा इधर आओ, नहीं आऊंगा,
क्या काम है? काम बताओ। होमवर्क चेक कर लो, कंप्लीट है। ट्यूशन वाले सर से पहले ही करवा लिया था। खैर कोई बात नहीं, देखो चीजें हैं, परिवर्तन है संसार का, वो तो बदलता रहेगा, बट हमें भी समय के साथ इतना भी नहीं बदल जाए कि हम अपने आप को भूल जाएं। तो पाणिनि की बात ये थी कि गुरुकुल था, गुरुकुल के अंदर वहां बेत होती थी, टीचर जब भी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता तो पिटाई लगाते थे, तो हमेशा पाणिनि से पूछते थे। तो पाणिनि को कुछ आता नहीं था, अपनी तरह मस्त। स्कूल में याद है कोई एक आधे बच्चा ऐसा फेवरेट हो जाता है टीचर का, और हमें पता उसी को बोलेंगे, जैसे दाढ़ी वाले बच्चे। फेवरेट वर्ड यूज किया है मैंने, तारीफ की है, मतलब वहां पर तारीफ नहीं थी, वहां तो ये था कि वो एक बेवकूफ मान लेते हैं उसको, जिसपे सब हंसते हैं। होता नहीं होता, स्कूल में भी होता था। तो ये होता था कि भाई सर ने उससे पूछा पाणिनि से, किधर आओ, ये बताओ, उसको नहीं आना था, पहले से ही पता था, हाथ कर देता था आगे, वो दो चार खा के फिर आ जाता, ये सिलसिला चलता रहता था रोज, बिना किसी रुकावट। कंफर्म हो गया कि पाणिनि से पूछेंगे, उसको आएगा नहीं, दो चार पिटेगा फिर आएगा। ऐसा अपने स्कूल में भी था, होता था, दो चार तो फिक्स हो जाते थे, ठीक है। और उसमें कोई ऐसी शर्म भी नहीं आती, प्राउड फील होता था। अब प्राउड कैसे? हाथ नहीं हटाया अपन ने, बाकी लोग ऐसे करते हैं, हमारा स्टेटस है। बाद में हाथ मसलते तो मर गया, बहुत तेज मारा इन्होंने, ये सूझ जाता था। तो पाणिनि के पढ़ रही थी, एक दिन की बात है भाई, जैसे टीचर मारने लगा ऐसा करके खट, वो रुक गए, गुरुजी रुक गए। गुरुजी रुकते ही सारी क्लास शॉक्ड हो गई कि आज क्या हो गया गुरुजी को। और गुरुजी जो है वो रख के बेंत और उसको प्यार से सहलाने लगे हाथ से कि बेटा तुम्हारे कोई दोष नहीं, मैं तुम्हें रोज मारता था, आज से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी पिटाई लगाता था। अब सोचो, इमेजिन करो ऐसा कोई बोल दे, या तो ये पिटने वाला है पूरी तरह से, हार्ट अटैक आ जाए बच्चे को ऐसे बोलते ही, इसकी बजाय दो की जगह तीन मारो, लेकिन इतने प्यार से मत बात करो, बहुत घबराहट हो रही है अंदर से, टेंशन हो रखा हो गया ऐसा। तो सारी क्लास शॉक्ड हो गई एकदम से, गुरुकुल वाले सारे छात्र एकदम विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या हो गया, आज इसको क्यों नहीं मारो। और टीचर से बात कर रहे, सबसे जो पाणिनि, क्या हुआ सर, मुझसे कोई गलती हो गई? बोला नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई जो मैं तुम्हें रोज मारता था, मुझे नहीं मारना चाहिए तुम्हें। उसने बोला क्यों? बोला तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम पढ़ोगे कैसे? जब तुम्हारे योग ही नहीं है पढ़ने का, तो मैं तुम्हें क्यों मारता हूं? क्योंकि तुम्हारे मार कुटाई करने से भी कुछ नहीं होने वाला, तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे विद्या की रेखा नहीं। ये सुनने के बाद जो है वो चला गया, घर गया, उसका दिमाग खराब हो गया पाणिनि का, ये क्या बोल दिया इन्होंने, विद्या की रेखा नहीं है। उसने क्या करा, एक चाकू लिया, विद्या की रेखा बना दी हाथ के अंदर, हाँ बिल्कुल। और गया वो गुरुजी, खून से लथपथ हाथ, गुरुजी को दिखाया हाथ के, सर अब तो मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे हाथ में विद्या की रेखा है। गुरुजी ने देखा ये क्या, खून से लथपथ हाथ, ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला आपने कहा था कि मेरे हाथ में जो है विद्या की रेखा नहीं, अब देखो अब तो है, अब तो मैं पढ़ सकता हूँ। वो लड़का संस्कृत भाषा की व्याकरण का रचयिता था, संस्कृत भाषा जिससे समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। नासा भी आज की तारीख में संस्कृत भाषा के ही शब्दों को अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अंतरिक्ष में कोई भी एलियन हुए और उनकी कोई भी भाषा हुई तो उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत के ही शब्दों से हुई होगी, तो वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और मैच करते ही हम पकड़ लेंगे कि एलियंस हैं। ये है संस्कृत भाषा, जिसके रचयिता थे, जो सबसे टफ होती है जिसे पढ़ते थे। तो आप सोचो, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी के पास है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चाहे ऊपर वाला हो साथ या ना हो। अकॉर्डिंग टू रूल या एस्ट्रोलॉजी, उसके हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, यानी नहीं पढ़ सकता था एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, लेकिन उसकी एस्ट्रोलॉजी की जो इच्छा, जो ऊपर वाले की इच्छा थी, उसको उसने अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति से बदल के रख दिया, और ऐसा बदला कि एक ऐसी भाषा का रचयिता बन गया जो आज समस्त भाषाओं की उत्पत्ति का जनक है। ये होती है दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प की ताकत। तो वही ताकत आपको अपने अंदर लानी है।
आपको कोई ये कहे कि नहीं कर सकता, ये बात तो बहुत आसान से कह सकता कोई भी, आप भी कह सकते हो मैं नहीं कर सकता, लेकिन करके दिखाना है मुझे, ये आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बात समझ रहे? हाँ या ना? तो आज के बाद ये हमेशा आपको याद रखना है कि मुझे करना, कोई कुछ भी कहे, कोई भी एग्जाम्पल आपके पास आ जाए, आपके भैया का हो, आपके रिश्तेदार अगल बगल अड़ोस पड़ोस किसी का भी, कि यार नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा भी नहीं होगा, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, मेरा हो नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, हमारी फैमिली में कोई नहीं है। अभी पता नहीं एक मैसेज आया मेरे पास कल या परसों, पढ़ाया था क्या आपको? उसमें लिखा था कि मेरी फैमिली में अकेला आईटीएन हूँ, शायद लड़की का ही था, कि मैं अकेली आईटीएन हूँ फर्स्ट, थैंक यू सर, और वो भी तुम्हारी जैसे नॉर्मल बैच की। होते हैं सिलेक्शन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी बस आपको, एक दिन आप भी मैसेज कर रहे होंगे। अपने आप को इस रेस से बाहर मत करना बस, ठीक है? चलो दोबारा से देखते हैं इसको। सबसे पहली मेरी बात थी कि ये स्ट्रक्चर्स मैंने लुइस में बता दिए थे, यहां मुझे सिर्फ वेस्पर को कनेक्ट करना था। ये लोन पेयर है कि नहीं है? ये लोन पेयर इसको धक्का देगा नहीं देगा? ये डबल बॉन्ड धक्का देंगे नहीं देंगे? ये डबल बॉन्ड धक्का दे रहे हैं, लोन पेयर धक्का दे रहा है, तो क्या होगा? हाँ, लोन पेयर वाला, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एंगल कम होगा, इसलिए 120 से कम आ रहा था। यहां देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये डबल बॉन्ड ज्यादा रिपल करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये धक्का ज्यादा देगा। ये अगर ज्यादा धक्का देगा तो हाँ, हाँ, पक्का? सच बोलो, फील ही नहीं आ रही? कंफर्म? कोई डाउट इसमें आप पूछो, सिंपल है, कर लेंगे ऐसे सवाल। अब देखो एक सवाल मैं देता हूं, हाँ बोलो क्या डाउट था किसी का? हाँ पूछ। कैसे? हाँ कर लेगा, बॉन्डिंग खत्म होगा जब, बॉन्डिंग खत्म होगा तब सब कर लेगा तू, तभी तो खत्म होगा वो। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी लगेंगी आपको थोड़े दिन बाद, ये फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इसलिए बहुत भारी भारी हैवी हैवी लगती है। अब मैंने आपको बॉन्ड एंगल पढ़ाए थे सारे, अब मैं एक सवाल कराता हूं, कल कराया था कि वाटर वाला और OCl2 वाला, अब थोड़े है ना इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, वैसे पर खत्म होने वाली है। आप जिसे एक्सेप्शन कहेंगे ना, वो एक्सेप्शन नहीं होंगे, वो एक्सप्लेनेशन होंगे, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, है ना? पहले आप इसका आंसर निकाल के बताओ किसका एंगल ज्यादा है आपके हिसाब से। इसका एंगल ज्यादा हो गया, यही आई थी। अब रुको, अब सब एक्सेप्शन लगेंगे अब आपको, लेकिन है नहीं, एक्सप्लेनेशन है। देखो आप, आपको अगर अकॉर्डिंग टू हम नॉर्मल वेस्पर थ्योरी से करते सवाल, तो क्या होता? हाँ, ये ज्यादा होता कि ये? हाँ, पक्का? लेकिन इसकी जगह आ गया ये, तो क्या ये एक्सेप्शन है? नहीं, एक एक्सप्लेनेशन आएगा, अब वो मैं बताता हूँ क्या है, सुनना यार। इसमें 2 रीजन है जिसकी वजह से एंगल ज्यादा हुआ, एक तो ये स्टेरिक रिपल्शन, एंड दूसरा है बैक बॉन्डिंग। स्टेरिक रिपल्शन है और दूसरा बैक बॉन्डिंग है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? स्टेरिक रिपल्शन है और दूसरा है बैक बॉन्डिंग, हाँ या ना? क्या बोला, जल्दी बताओ। पक्का? फील ही नहीं आ रही? कंफर्म? बताऊंगा बताऊंगा, कुछ तो लिखा है, मतलब इसका रीजन कुछ तो होगा। अब हमारा जो मेन डाउट होता है वो कहता है हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे बताएं?
2 मिनट भाई, रुको तो सही। स्टेरिक रिपल्शन पहले क्या होता है, जैसे मान लो इसको दाढ़ी भैया को हमने कहा कि एक काम करो, 2 फुटबॉल उठाओ, तो इसने एक फुटबॉल इधर उठा ली, एक फुटबॉल इधर, तीसरी फुटबॉल के लिए भी कहा तो चलो गर्दन में ऐसे लटका ली, चौथी फुटबॉल बोला तो गिर जाएगा। अब नहीं, अब चल नहीं पाएगा तो 3 से ज्यादा नहीं उठाएगा ना। दूसरी बात, इसको बोला कि एक टेनिस की बॉल लो और उस पर 2 फुटबॉल लगाओ, एक ऑप्शन है ना, और एक ऑप्शन दिया इसको, एक टेनिस की बॉल पे 2 टेनिस की बॉल लगाओ। किस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को ज्यादा रिपल कर रहे होंगे? जब एक टेनिस की बॉल, 2 टेनिस बॉल लगे होंगे तब टेनिस टेनिस रिपल कर रहे होंगे, या एक टेनिस पे 2 फुटबॉल लगे होंगे? एक टेनिस की बॉल पे जब 2 फुटबॉल लगी होंगी तो फुटबॉल आपस में पास पास होंगी तो रिपल्शन उन्हीं में ज्यादा आएगा। इसे कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन। यानी कि टेनिस की बॉल मतलब हो गया सेकंड पीरियड एलिमेंट, फुटबॉल मतलब हो गया थर्ड पीरियड एलिमेंट, फोर्थ पीरियड एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, सिक्स पीरियड एलिमेंट। यानी कि अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के एलिमेंट अगर सेकंड पीरियड के, दोबारा बोलो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट पे जुड़ जाएं तो क्या होगा? स्टेरिक। क्या होगा? क्या होगा? क्लियर हो गया? क्या यहां सेकंड पीरियड है? क्या ये थर्ड पीरियड है? तो कंफर्म यहां पर क्या आएगा? स्टेरिक रिपल्शन। कंफर्म क्या आएगा? कंफर्म क्या आएगा? तो इसलिए स्टेरिक रिपल्शन आ गया। तीसरा एक और है बैक बॉन्डिंग, हम अगले साल पढ़ेंगे इसलिए इसको मत देखना, मैंने जानबूझ के लिखा ताकि अगले साल दिक्कत ना। एक मिनट आराम से समझो पहले, ऐसे नहीं। क्या ये ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है? कंडीशन ऑफ स्टेरिक रिपल्शन बता रहा हूं मैं। पहला, सेकंड पीरियड हो सेंट्रल एटम, और उससे क्या जुड़ा हो? थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। क्या जुड़ा हो? थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा वो? हाँ, फील आ रही है? कंडीशन है लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या होना चाहिए? अगर हाइब्रिडेशन sp2 हो गया तो दूर दूर हो जाएंगे फिर 120 पे, तो फिर स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। फिर स्टेरिक रिपल्शन, फिर स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन। फील ही नहीं आ रही तो कंडीशन ऑफ स्टेरिक रिपल्शन लिखना। पहला, हाइब्रिडेशन शुड बी sp3। अरे अभी बताते हैं, लिख पहले, नोट कर। लिखा? कंडीशन ऑफ क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। दूसरा क्या होना चाहिए? सराउंडिंग एटम शुड बी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड एलिमेंट। ठीक है, तो ये था, सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और यही गलतियां कराएगा वो। फिर से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, कोई डाउट आए तो यही पूछ पाछ के खत्म कर लेना, दिमाग से मत लेके जाना तनाव। और अभी इन सब की यूजेस बताऊंगा मैं, अप्लाई करना सीखोगे आप सब, है ना? कंडीशंस को याद हो गया? ठीक है। अब एक सवाल आपसे पूछेगा फिर ऐसे जान पूछ के, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, वो जान पूछ के देगा। H2O, OF2 और OCl2। अब इनमें बताओ सबसे ज्यादा ऑर्डर एंगल का क्या आएगा? सबसे ज्यादा, फिर OH2 मतलब H2O, फिर OF2। हाँ या ना? बोलो। फील ही नहीं आ रही यार। क्या फील आ रही है बताओ?
सबसे ज्यादा पहले क्यों आया? स्टेरिक रिपल्शन। इसी तरह से अगर कोई बड़ा ग्रुप जुड़ जाए, जैसे जनरली मैं बात करूं इसकी ईथर की, दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल ईथर। यहां पर भी बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक रिपल्शन आएगा, इसलिए इसका एंगल बढ़कर के 110 हो जाता है। क्यों हुआ इसका एंगल बताओ? तो अगर थर्ड पीरियड जुड़ा हो या बड़ा ग्रुप जुड़ा हो, बड़ा ग्रुप मतलब बल्कियर, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ऐसे, तो भी धक्का पड़ता है। कंडीशन कब? हाइब्रिडेशन जब sp3 और सराउंडिंग एटम होने चाहिए बड़े ग्रुप, ठीक है। और सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए? सेकेंड पीरियड का। ये कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड का। तो ये क्या हो गया? टेनिस की बॉल। ये बड़े बड़े ग्रुप है, कौन से हो गए? फुटबॉल। तो जब टेनिस की बॉल होगी ऐसे और ये फुटबॉल होंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को ऐसे धक्का देंगे, नहीं देंगे? धक्का देंगे तो क्या होगा? एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। बड़ा साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम टेनिस की बॉल मतलब छोटा एटम, सराउंडिंग एटम फुटबॉल इसका मतलब बड़ा एटम। तो बड़े एटम आपस में पास पास रहेंगे ना, अगर साइज बड़ा धक्का पड़ेगा ना ऐसे फिर। चलो, कितनों को समझ में आ गया और कितनों को अभी भी नहीं आया? जल्दी से बोलो ताकि मैं आंसर पूछूं। सबको आ गया? चेक कर लेते हैं आज। कोई नहीं बोलेगा, अपना अपना आंसर निकालो सब सोच के। हो गया? कौन बताना चाहेगा? तो बताओ। सबसे ज्यादा क्लोरीन वाले कौन कौन सपोर्ट कर रहा भाई को? हाथ खड़ा करो। अरे सबसे ज्यादा जेड होगा मतलब, फिर आपका एक्स आएगा, फिर वाई। किस किस का आ गया? क्लियर सबको? इसका मतलब कोई डाउट तो नहीं? अब सीख गए? गलत आंसर है, यही आईडी है।
बैठो, एक बार और कंडीशन पढ़ो, क्या लिखी थी? शुड बी sp3, शुड बी sp3, दिस इज दिस इज यहां नहीं लगेगा स्टेरिक रिपल्शन, यही आइडिया है। अब बताओ क्या होगा, फटाफट फटाफट, सबसे ज्यादा x, फिर z, फिर y। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यही आइडिया है। और चक दे फट्टो न बता गिल्ली, समझ में आया? सवेरे जलंधर सावन दिल्ली। अब कैसे सोचना है, समझ में आया सवाल? और ये सवाल समझ में आया, हमें किसी पता चलेगा? आप लोगों को दिख तो रहा है ना बेटा? अरे हमें कैसे पता चलेगा उधर लगा इधर नहीं लगा? ये समझ में आया नहीं आया? फील आई? कंडीशन समझ में आई? ओके यार, बर्थडे के दिन तो जो मीम बनाया ना भाई, गजब के। वो एक पे तो और अरे देंगे ना, बोल तो दिया। पागल, ए बहरा है क्या? एक पेन ले, इधर से डाले, ऐसे निकल, साफ हो जाए कान। बोला अगली क्लास में आने से पहले ऑर्डर देंगे। अरे पीछे सुबह खिलाया है ना भाई, क्या पक्का? सुबह समोसा खिलाया, 200 समोसा पूरा, 2000 रुपये लेके गया, 200 रुपये खिला दिया फट से, 10 रुपया 8 समोसा, बड़ा वाला एकदम फर्स्ट क्लास। तुम्हें खिलाएंगे, काहे नहीं खिलाएंगे? छोटी बात कर दी। एक समोसे में अगर हमको सिलेक्शन मिल रहा है तुम्हारा, तो काहे नहीं खिलाएंगे? हमरा नमक खिला के तुमसे प्रॉमिस लेंगे बे। नमक खाए हो, अब तो तुम्हें अदा करना पड़ेगा, और उस नमक का कीमत सिलेक्शन होगा। तो बताओ लाएंगे कि नहीं लाएंगे सिलेक्शन? नमक का कीमत अदा करेंगे कि नहीं? पक्का? आप बोलो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे हम? बहुत सस्ता सौदा है बे, समझे? की पॉइंट लगाया हमने। लेकिन सुबह गड़बड़ क्या हुई कि सुबह हम बोले तो वो बहुत लेट आया, तो हम समझ गए कि इसको बोलने के लिए पहले 3-4 घंटा पहले बोल दो, आया ना? 3-4 घंटा बोलने से फिर क्या होता है, बन जाते हैं, बढ़िया से आ जाते हैं, ताकि खुशबू भी लो। समझ में मतलब मजा कब आता बता? क्लास चल रहा हो और समोसे वाला बाहर खड़ा हो, इधर सर पढ़ा रहे हो, उधर समोसे का वैल्यू हो जाता है बे। अब क्या होता है, जैसे मेरी क्लास सुबह खत्म हो गई, समोसे तब तक आए नहीं, फिर मैं डाउट बताने लगा, तब वो समोसे आए, फिर ब्रेक हो चुका होता है, फिर वो उस समोसे का बेचारे का वैल्यू खत्म हो जाता है। खा लेते हैं, ठीक है जल्दी जल्दी अगला क्लास शुरू होने वाला है। अब फील हो, इमेजिन करो आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां समोसा है, समोसा कह रहा आई एम कमिंग, मैं बोल रहा वेट। क्यों? क्या? हाँ तो अच्छी बात है, जाना चाहिए ना, उसके बाद भी पढ़ोगे आप, ये मैं डिटर्मिनेशन डेवलप करना चाहता हूँ ना भाई। समोसे का खुशबू आ रहा, फिर भी हम पेपर कर रहे हैं। ये कैसे लगा कि क्लास जब होगी, मान लो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, जेई मेन का एग्जाम हो रहा है, और मान लो जो इन्विजिलेटर है वो जाके साइड में समोसे खा रहा, फिर क्या करोगे भाई? मान लो कचौरी की दुकान के पास स्कूल है, नीचे साला कचौरी बन रहा, ऊपर खुशबू आ रहा, टेंशन हो जाएगा। इन विषम परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा हूं मैं। कि डिटर्मिनेशन नहीं टूटा आपका, समोसा बाहर है, वो बुला रहा है, लेकिन आप फिर भी डटे हुए अपने आईटी के लिए। फिर उसके बाद जब क्लास छूटेगी, इमेजिन करो आप उस समोसा, जब वो समोसा, जब वो उसके बाद जब वो पेट में जाता है, तो जो जो मतलब फील आती है ना कि वास्तव में समोसा खाया है, वो फील भी तो लेनी है। रोज होने से क्या होता है ना, वैल्यू कम हो जाती है बेटा। तेरे को रोज जे एडवांस वाले बोले डेली पेपर आके दो, तो एडवांस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दिन भर पड़ा रहेगा आराम से, मर्जी होगी तो उठ के जाएगा। एक दिन होता है ना, जिस दिन होता है उसी दिन कप कपियां छूट जाती है, रात को नींद उड़ जाती है। उसके टेस्ट जो सपोर्टिव होते हैं, मतलब जे एडवांस भी तो अपने जो है वो सेनाओं को भेजता है, उसकी सेना कौन है? हमारे टेस्ट जो कोचिंग में होते हैं, वही आके मार जाते हैं आपको। तो उससे नहीं जीतोगे, वहां कहाँ जीतोगे?
नहीं समझे क्या? अबे हमारी कोचिंग के टेस्ट ही हमें डरा के मार देते हैं। जे एडवांस तक तो पहुंचने ही नहीं देता वो पहले ही साफ कर देता आधो को। तो हट। जीत के कौन जाएगा जब इन सबको आप मुंडी उड़ा उड़ा के जाओगे। ये टेस्ट नंबर 2 खाट। 1 किलो जीत लिया, अगले पे अटैक। दूसरा फिर जाके फाइट होती है डायरेक्ट जे एडवांस से। स्टैंडर्ड इसीलिए तो है। ऐसे थोड़ी होता है कि यार जे भैया जे एडवांस तुम हो का, चलो आप लड़ लेते हैं, हो गया चलो जाओ। इमेजिन करो आप कि एक बहुत बड़े पहाड़, बहुत बड़े किले पर जे एडवांस बैठा हुआ है, आप यहाँ नीचे हो, आपका टास्क जाना, आपको एक लेवल पे रोक लिया गया तलवारों से काटने के लिए। तलवारबाज बैठे हुए हैं, तोपें चल रही हैं, पहाड़ तेल के कुएं डाल रहे हैं आपके ऊपर, पूरे पहाड़ से पत्थर फेंक रहे, फिर भी आप जैसे तैसे झगड़ के ऊपर जा रहे हो। तो फील आती है जे एडवांस की। इसलिए कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी करो बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि उस तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी विजय है। मतलब आपने अपने आप को 2 साल अगर जी एडवांस देने के लायक भी बना लिया ना, तो आप बहुत सारी जंग जीत गए। आप जिंदगी की किसी भी जंग के अंदर, किसी भी तकलीफ के अंदर कभी हारोगे नहीं। आप कोई भी एग्जाम जे एडवांस अगर फेल भी हो गए, सपोज आपके लिखा गया नॉट सिलेक्टेड, उसके बाद जो भी एग्जाम दोगे वो आपको अच्छा लगेगा। छोड़ो सर, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इतना प्रेशर झेल चुके हो, इतना टेंशन ले चुके हो, इतना स्ट्रेस लेवल आ चुका है, इतनी कंसिस्टेंसी डेवलप कर चुके हो आप, जो उसके हिसाब से कम हो सकती हो, लेकिन बाकियों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। भाई एक आदमी मुकेश अंबानी के बराबर पैसा कमाने की कोशिश करने लगे, टारगेट दे दिया उसको, है ना। मुकेश अंबानी बहुत मेहनत कर रहा है, लास्ट में रिजल्ट आया मुकेश अंबानी आज भी उससे ज्यादा अमीर है। इस बात का उसको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, पता है। वो बहुत बैठ गया कि यार मैं तो इतनी मेहनत करी, मुकेश अंबानी से आज भी पैसा कम है, ठीक है, लेकिन अब मैं उसको बताता हूँ कि उससे तो कम है, लेकिन अब बाकियों से देख। तो क्या पता लगा उसको कि सिर्फ मुकेश अंबानी से कम है, बाकियों से तो बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली अचीवमेंट तो हुआ ना। तो इस अचीवमेंट को क्यों मिस करते हो, इस अचीवमेंट को काउंट क्यों नहीं करते हो? पॉइंट समझे आप? तो 2 साल बाद आप जब पढ़ोगे अपने स्कूल के फ्रेंड से, आपके साथ वाले दोस्तों से, आप कई गुना ज्यादा अपने आप को पाओगे। इसलिए पढ़ते रहना है। क्लियर? और एक ही बात हमने जीवन में सीखी है कि विद्या धन ऐसा होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। कहीं भी बैठ जाओ आप हमेशा कमा सकते हो उससे। तो यही वो आपकी पढ़ाई है जिससे आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, कभी आपको धोखा नहीं देगी, कभी आपका नुकसान नहीं करेगी। क्लियर? अब एक सवाल और देता हूं, चलो करेंगे गलत? यहां लिख लेना कि स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नहीं तो बाद में मेरे से आगे डाउट पूछ लोगे कि सर वहां तो हुआ था, यहां क्यों नहीं हुआ। देखो सर आज एक्स वाई बता सर। नहीं आया? बताओ। वाई ज्यादा आएगा?
एक्स ज्यादा आएगा, ये आई टी है। क्यों आएगा बताओ, यहाँ sp2 है कि नहीं है? sp2 होगा तो स्टेरिक रिपल्शन तो आएगा ही नहीं ना, फिर से भूल गए। लेकिन ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इसको रिपल करेगा। हाँ तो बोल दिया करो। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो रिपल करेगा, तो ये ज्यादा आएगा नहीं आएगा? स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगा। रीजन लिखो, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए एंगल y ज्यादा हुआ है, सॉरी x ज्यादा हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन तो आएगा। कोई डाउट तो नहीं लिख रहा? भैया अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दो। जिसको नहीं आ रहा अभी भी पूछ लो, हाथ खड़ा करके बोलो। ये रीजन समझ में आया इसका? कंफर्म? एक और देखो, अब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये सारे सवाल देखने से लग रहा है ना कि अलग अलग हैं। बताओ कौन ज्यादा? एक्स ज्यादा आएगा आपके हिसाब से, लेकिन फिर वही बात है कि भाई उसका रीजन है, इसकी एक स्ट्रक्चर और होती है, ये आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा, और आज के बाद आपको भी पता हो गई। नहीं आप मत सोचना, आपकी पहले बता दी थी क्या? अब देखो, आज के बाद ये आपको भी याद रखनी है, आगे समझ में आ जाएगी क्यों होता है कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स नहीं बता रहा, बट एंगल पूछता है इसलिए बतानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि नॉर्मली आप देखते तो आप क्या लगता है फिर एक्सेप्शन है। तो मेरे लिए बहुत आसान था, 3 लाइन लिखता एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। मैं एक्सेप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे, सुनो। इसका असली स्ट्रक्चर ऐसा भी है क्या, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन आएगा कि नहीं आएगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन आएगा तो क्या होगा, एंगल, हाँ, तो इसका एंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वहां तो है ही नहीं डबल बॉन्ड, वहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं है? फील ही नहीं आ रही। कभी भी अगर O2 F2 को आज के बाद आप देखो और एंगल आपको निकालना हो तो आपको याद आएगा कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अगर ऐसी होती है तो इसका एंगल एक्स और वाई में किसका ज्यादा होगा, वाई का। दोबारा बोलो, एक्स और वाई में किसका ज्यादा होगा? दोबारा बोलो, एक्स और वाई में किसका ज्यादा होगा? हाँ, फील आ रही है कुछ? नोट करो फटाफट। कौन है भाई, लिख ना, पहले लिख ले यार तू, जल्दी जल्दी लिख। लिखने से क्या होता है ना, सबको एक साथ डाउट खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आपका डाउट पूछूंगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पूछ लेगा, फिर वो पूछ लेगा, चलता ही रहेगा, डाउट डाउट खेलेंगे। अपना लेक्चर कितना हुआ आज का? 13, 13।
अरे 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 अरे, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। इधर ध्यान दो पहले। ये सारे समझ में आए? कोई डाउट किसी को? सिंपल थे तीनों मॉलिक्यूल, तीनों का सीक्वेंस समझ में आ गया। तीन ही एक दो तीन कैटेगरी बताए, बाकी सब आता है आपको। तो वेस्पर से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद, वेस्पर के बाद डाइपोल मोमेंट। क्या आता है? अब ये डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, इसको सुनना। डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है ये भी नहीं पता। पोलर या नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर है या नहीं। जैसे एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक। 100% ना तो आयनिक हो सकता है और 100% ना कोवेलेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर होंगे और कुछ ना कुछ आयनिक में कोवेलेंट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अगले साल आएगा आयनिक बॉन्ड, उसमें फिर आगे पढ़ाएंगे कि आयनिक में कोवेलेंट कैसे आते हैं। क्या पढ़ाएंगे अगले साल? आयनिक में कोवेलेंट कैसे आते, ये कब बताएंगे? और अभी क्या पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट में आयनिक कैसे आते। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है उसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट से आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। तो यानी अगर किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर आ गया कुछ भी, तो वो पोलर हो गया, और अगर नहीं आया तो वो नॉन पोलर। अब इसको निकाला जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। क्या है? हाँ, तो अब कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं डाइपोल मोमेंट। अभी रुक जाना एक मिनट, मेरी तरफ देखना। और डाइपोल मोमेंट का जो साइन है वो है म्यू। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन हमेशा दी जाती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहां तक दी जाती है बताओ? या दी जाती है इसकी प्लस से माइनस। कहां दी जाएगी? प्लस से माइनस। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन ये दी जाती है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब इसका जो साइन होता है म्यू, वो होता है म्यू इंटू डी, और यूनिट होती है इसकी ई एस यू इंटू सेंटीमीटर। म्यू मतलब हो गया डाइपोल मोमेंट, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई मतलब क्या है? ये जो ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ईएसयू है। ईएसयू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू क्या होता है? ईएसयू क्या होता है? ईएसयू क्या होता है? यहां तक कोई डाउट? सिंपल है। कन्वर्जन अभी बताएंगे, रुक जा। ये आपका डिस्टेंस हो गया डी, और इसका डिस्टेंस क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपको पता है 10⁻⁻10, और ये माइनस। क्लियर हो गया सबको? क्लियर? अगर मैं कूलाम फोर्स में लिखूंगा इसको तो कितना आएगा ये? सी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर है? अब इसकी जो यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की, क्या बोला बताओ मैंने? डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? डिबाई। यूनिट क्या है? डिबाई। क्योंकि एक साइंटिस्ट था डिबाई, उसने खोजा था इसलिए अपनी नाम दे दिया उसने डिबाई। ठीक है, 1 डिबाई बराबर होता है 10 की पावर माइनस 18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर, या 1 डिबाई बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलाम इंटू मीटर, सीएम। सीएम मतलब क्या होता है? ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम इंटू मीटर है। क्लियर? तो ये आ गया कन्वर्जन। क्लियर सबको यहां तक? सिंपल चीज है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब होता है दो एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल। दोबारा बोलो, डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? तो यहां पर लिख रहे हैं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, बताओ कैसे। एक होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब होते हैं जैसे H2, हाँ O2 N2 Cl2 Br2 कुछ भी लिख दे रहे हो, यहाँ तक कोई डाउट। तो इसका मतलब जब होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो तो क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होने का मतलब पोलैरिटी जीरो, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं आएंगे उनमें। अरे यार H और H में इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या कोई, कोई भी चार्ज नहीं आएंगे, तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा, नॉन पोलर। क्लियर। लेकिन दूसरे टाइप का कौन सा होता है, हेट्रो, बोलो, न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, हाइड्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होगी। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब होता है जैसे HF, HCl, HBr, HI। यहां तक समझ में आ रहा है? अबे हाँ तो बोल दो। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। हाँ या ना, मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। वाह, क्या होगा, पोलर। वाह, क्लियर सबको यहाँ तक। तो अब आपसे पूछेगा सवाल कि HF पोलर है या नॉन पोलर है, H2 पोलर है या नॉन पोलर। ये डायटोमिक की तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक नोट करो और उसके बाद जितने डाउट्स हो पूछना, फटाफट जल्दी लिखना लेकिन। कैमरा सर प्लीज बोल दिए चैट देखने। ओ वाह, आपको कॉल किया था, मैसेज आया आई एम ऑन द वे। ये क्या है भाई, ये डाउट है, कौन है, फील थोड़ी कम आ रही है। अरे बाप रे, किस में आ रही है फील कम, कौन है भाई ये PR। ये थोड़ा नीचे करना, इसको स्क्रॉल करना, कहाँ से डाउट है इनको। मैंने इनसे पूछा था, ये तो बोल रहे कोई डाउट नहीं पूछ रहा। सर मैं भी कोटा आ रहा हूँ आपसे मिलने। वाह शुभम, वेलकम, वेटिंग। ये DE क्या डाउट, DE भैया डाउट पूछो। बॉन्ड रिपल्शन क्या प्रॉब्लम है बॉन्ड रिपल्शन में, हम्म। सर आप चैट नहीं देख रहे। हाँ क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ ना बेटा, मैं कैमरे में देख रहा था, मतलब आपको देख रहा था, आपको ऐसी फील नहीं आई ना, आप कहीं और देख रहे थे। डबल और सिंगल, आपको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन जो होता है वो नहीं पता। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन आएगा ना बेटा, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन आने से क्या होता है, एंगल बढ़ जाते हैं। डबल बॉन्ड ज्यादा रिपल करता है ना सिंगल बॉन्ड से, और वो जो CH3 वाला था उसमें तो रिपल्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो sp2 है। तो बताओ सिंगल सिंगल ज्यादा रिपल करेंगे या सिंगल और डबल। बोलो दीप जायसवाल, दीप भैया, दीप, दीप क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। सिंगल डबल वाला, वेरी गुड दीप, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं और किस प्रकार सहायता कर सकता हूं आपकी, खुश अब तो आगे बढ़े।
शुभम बोल रहा है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सच में आ रहा है, वाह। चैट आप देखा करिए, ठीक है मैं ही देखूंगा, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कोई डाउट है डाइपोल मोमेंट भैया में? दीप जायसवाल, HCl के बाद क्या लिखा है? HBr लिखा है बेटा, जो आपको नहीं दिख रहा वही लिखा है। अब आप बताओ क्या नहीं दिख रहा आपको? ये लो जूम कर दिया मैंने, ठीक है। और बोलो बेटा, कोई डाउट? जय माता दी, जय शिव प्रकाश जी, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। दीप भैया चैटिंग में बड़ा मजा आता है ना, ये कुछ भी लिख दो। हाँ, ऑफलाइन में टेंशन रहती है साली, कैसे लिखे हैं। हाँ, कुछ भी बोल दो तो बोलते दाढ़ी वाले भैया, ये कोई तरीका होता है बात करने का? क्यों बेटा? बड़ी शौक से रखी थी मैंने तो, नहीं रखी तो शौक से थी ना, है ना। और आपने जो है वो मतलब सब कचरा कर दिया, क्लास चंपू बना दिया मेरे को फिर से। वही तो कह रहा हूँ, अब फेमस पर्सनालिटी सेलिब्रिटी हो गए थे वे। लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लोग जाने हमें। मैं यहाँ फ्री में पब्लिसिटी कर रहा हूँ तेरी, और तू मुझे ऐसे कर रहा है। लेकिन चंपू लग रहा है, पहले स्टाइलिश स्टार लगता था एकदम, आलू अर्जुन। हाँ समझ गया दीप, बिल्कुल बिल्कुल दीप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप दीप, मैं समझ गया। अब मैं ही चैट देखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दीप भैया। समोसा, अरे सॉरी समोता, सब समझ। सर म्यू बराबर ई इंटू डी क्या है? ई इंटू मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है शुभम, और डी का मतलब है डिस्टेंस, एटम के बीच की डिस्टेंस। OCl2H2O और OF2 से वापस समझा दो प्लीज। प्रतीक, OCl2 में ऑक्सीजन से 2 Cl जुड़े थे, तो Cl का साइज बड़ा था, इसलिए वहां स्टेरिक रिपल्शन आया था, इस वजह से उसका एंगल सबसे ज्यादा हो गया था। तो इसका कॉन्सेप्ट बताया था प्रतीक कि अगर सेकंड पीरियड में थर्ड पीरियड जुड़ा हो तो स्टेरिक रिपल्शन जरूर आता है, लेकिन कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया अभी? आराम से रुको, दोबारा से होता है। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां तक कोई डाउट? वेक्टर की डायरेक्शन दी जाएगी, कहां से कहां देते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो तू खड़ा हो, क्या नाम है तेरा? रितेश देशमुख। चलो नीतीश कुमार, ओ चीफ मिनिस्टर हो। चलो HF, अब आपसे बोलेगा इस HF में आपको डायरेक्शन बतानी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं पता मुझे तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं जो मैं हर बार लिख चुका हूं अब तक, शायद कितनी ही बार, लेकिन मैं अपना फर्ज आज भी निभाऊंगा, मैं ये वैल्यू आज भी लिखाऊंगा। 1, 1.52, 2.53, 3.54 और 3। कोई डाउट किसी को? अब मुझे बताओ चक द फट, यहाँ पर कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बल? HF में। तो डायरेक्शन कहां से कहां जाएगी? ये वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। क्या डाउट है तेरे को? और प्लस और माइनस से भी हो सकती है। ये म्यू है फॉर्मूला किसका? डाइपोल मोमेंट का। ये ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये जो डी है ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। यहां लिख देता हूं, डी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एटम, हाँ बॉन्ड लेंथ, और इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और कोई डाउट? मैं किस प्रकार आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट होती है ये किसकी? ये मैंने ना वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने कहा था चार्ज याद कर लेना, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत यूज होते हैं, बार बार परेशान करोगे मुझे।
रुक ना यार 1 मिनट, ये बेचारा परेशान है, इसकी शक्ल देखो। 1 मिनट रुक ना यार, ये परेशान है भाई। नहीं नहीं परेशान है, तू मुझे दिख रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं, ये समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिख लिया सबने? अगला बोल क्या डाउट था? शर्मा गया तू, झूठ डर गया ना, बेइज्जती कर दे। बैठो, और कोई डाउट बेटा पूछो जी। देखो पहला जब टॉपिक शुरू होता है ना तो उसमें डाउट बहुत आते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड मैं भी रहता हूँ, क्योंकि अभी नहीं आएंगे तो फिर आगे परेशान करोगे। इससे अच्छा अभी परेशान करके शांत होके फिर आगे बढ़े तो आराम से गाड़ी चलेगी। नहीं होता जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी खड़ा, भैया यही ट्रेन जाएगी, सीट कौन सा है, अच्छा ये है, ओह ये चल का ही नहीं, बहुत देर तक परेशान हो। एक बार गाड़ी चलती है उसके बाद लुढ़क जाते, पता ही नहीं चलता, फिर कुछ भी, फिर कोई टेंशन ही नहीं होती। अब तो कहीं भी जाओ बैठ गए अब तो। इसी तरह से नया टॉपिक होता है, जब ये आता है ना बड़ी परेशानी रहती है, ऐसा होगा वैसा होगा क्या है ये। एक बार ही टॉपिक चलना शुरू होगा तो बहुत इजी लगेगा, 3G में बीजी लगेगा। चलो बोलो, पूछो पूछो, शर्माओ मत। डी डिस्टेंस, ये वाला डी छोटा वाला डी डिस्टेंस है, और ये डिबाई है, ये लिखा ना डी डिबाई यूनिट, 1 डिबाई सीजीएस में इसकी यूनिट होती है 10 की पावर माइनस 18 यूनिट ईएसयू इंटू सेंटीमीटर में। और अगर इसको कूलाम में लिखो तो 3.33 इंटू 10⁻33 कूलाम इंटू मीटर। और बोल, हाँ डाइपोल मोमेंट की यूनिट, मैं लिख दूं यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली मुझे लगा डाइपोल मोमेंट ही पढ़ा रहा हूं तो उसी की होगी। और कुछ जानना चाहेंगे आप? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चौक वापस, तेरी वजह से टूटी है। तो और बोलो, कहाँ गया तू मास वाले भैया? बोल, कुछ बोल रहा था इतनी देर, बार बार परेशान कर रहा था, चंदा मांग रहा। ऑटो के पैसे तो है ना घर जाने के, किससे चुराई? उसमें हवा का पैसा, पंचर वंचर, सीट है, ले लो पैसे। देखो अभी तो, और कोई डाउट किसी को? पूछो यार, शर्मा का है, पूछ लो ना यार। ये हो गया, मिटा दें? हाँ बोलो, तुम बोलो। एक मिनट चुप। हेट्रो का मतलब ये होता है सेम वाले हिमो, यहाँ पर हेट्रो मतलब अलग अलग एटम से बना हुआ। दोबारा बोलो। होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से मिलकर बने मॉलिक्यूल को कहते हैं डाई एटॉमिक। अगर वो सेम एटम से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, तो क्या होगा? और ये अगर अलग अलग से बना है तो हेट्रो। दोबारा बता, खड़ा हो। तेरे को मैंने कुछ कहा था, भूल गया ना? तो नहीं याद है, 2 बेंच पीछे क्यों बैठा फिर? तो जगह यहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, बोलो। मैं नहीं बताऊं, तू बता। वो लिखा हुआ है जो बोल के बता, जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बता। हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक में तो मुझे नहीं पता, नीचे क्या लिखा है? HF दिख रहा है? HF सेम एटम या अलग अलग है? तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग एटम से बनता है तो उसे हेट्रो कहते हैं। ऊपर देख क्या दिख रहा है? H2। H2 में दोनों हाइड्रोजन ही है या अलग अलग है? तो सेम एटम है या अलग अलग है? तो उसे क्या कहेंगे? नहीं आया समझ में? पक्का? बैठो, मिटा दो। हाँ बोलो। बहुत कम होगा।
हाँ, इनमें होगा आयनिक। ठीक है, मिटा दो, आ गया है तो। अरे भैया बतियाओगे तो नहीं समझ पाओगे, रुको तो सही। ए भाई रुको, रुक जाओ। यहाँ दिख रहा है आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल? ये पॉली एटॉमिक का होता है, दो से ज्यादा से बना हुआ, तीन है, चार है, पांच है, जैसे CCl4, दिस इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये पॉली एटॉमिक होते हैं। समझ में आया आप क्या होते हैं पॉली? कितने बच्चों को नहीं समझ में आया बोलो? पॉली एटॉमिक क्या होते हैं जल्दी बताओ। ये कौन है भाई? शुभ, इसको इतनी बार तो बता दिया, 5 बार तो तेने 5 बार मैसेज किया, अब तो लिख देगी, हो गया। शुभ सेन गुप्ता, हाँ जो भी है सर, आ गया, जल्दी जा, जल्दी, हल्का हो गया, ज्यादा मत लिखे, आ गया आ गया, कंप्यूटर गीला करेगा, जल्दी जा। अब मैं वेट कर रहा हूँ ना, बाद में बढ़ो, तू हल्का बड़ा जा। अच्छा टॉपिक आ गया, ओ इनका भरोसा भी नहीं, क्या लिखा उसने, उसने कहा हाँ आ गया, तो मैंने कहा जल्दी जाके आ। अरे हाँ, पॉली एटॉमिक और टू, अभी आया समझ में? तो पॉली एटॉमिक का मतलब समझ में आ गया? क्लियर, सिंपल है। पॉली एटॉमिक होता है तो उसमें जो वेक्टर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसे कहते हैं म्यू नेट। अभी मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें ना, इतना घूर घूर के मत देखो, इसको समझने की बजाय जब इसको छोड़ के आगे बढ़ूंगा तो उससे ये कनेक्ट होगा ना। इतना समझ लो कि पॉली एटॉमिक में वेक्टर ज्यादा होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा। वो रिजल्टेंट वेक्टर अगर जीरो आया तो नॉन पोलर, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं आया तो पोलर। बस अब इसी को अप्लाई कर रहे हैं हमें मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे अप्लाई करके बताता हूँ, तभी डाउट समझ में आएगा। ये डस्टबिन फेंका करो, ये जब आप ऐसे पी के यहाँ फेंकते हो ना तो ये गलत है मैनर्स। सब चीजें डस्टबिन बनाई गई हैं। ये पहले होता था जब स्वच्छता अभियान नहीं चल रहा था हिंदुस्तान में, अब तो चल गया ना। अब तो पता है कहाँ फेंकते हैं, पहले हमें पता नहीं होता था कहाँ फेंके हैं, इसलिए हम जमीन पे फेंक देते थे। मैंने फेंकी थी, नहीं गिर गई थी वो, और मैंने वहां रखी थी, और वो उठा के ले जाएगा इसको, क्योंकि मेरा ब्रेक नहीं होता ना, इनका तो ब्रेक में हुआ ना ये। मैंने तो क्लास के अंदर पिया था, इन्होंने ब्रेक में पिया था, तो इनके पास समय था उसको जाके फेंकने का। ये तो वो आके लेके जाएगा, उसको पता है कि ले जाना है, पर उसको ये थोड़ी पता है कि ये भी लेके जाऊंगा। तो आप बताओगे कि ऐसे फेंकती हूं मैं यहाँ पे फ्रूटी, और आप यहाँ से उठाएं, तो किसने फेंका फिर? मतलब जिसने भी फेंका मैं उसी को बोल रहा हूँ, आपने नहीं फेंका तो आप क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? ड्रॉपर बैच ने? ओ चलो ठीक है, सॉरी। लिख लिया, आगे बढ़े। पक्का? आईटी की कसम? ओके। ये आ गया BeCl2। आपसे पूछेगा ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसको बाद में देख, इधर देखो पहले मैं क्या करता हूँ, BeCl2 मुझे पता है कैसा होता है, ऐसा ऐसा। अब इसके वेक्टर्स निकालने, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब एक वेक्टर इधर जाएगा, एक इधर, रिजल्टेंट क्या आएगा, तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिखूंगा, 0, 0 होगा तो क्या लिख दूंगा, नॉन पोलर। कोई डाउट? रुक जाओ अभी, एक साथ लिखना। ये BF3 है, कितने वेक्टर्स हैं इसमें, 3। एक वेक्टर कहां से कहां जाएगा, लेस से मोर, एक कहां जाएगा, लेस से मोर, एक कहां जाएगा, लेस से मोर। अब बताओ क्या हुआ, तीनों वेक्टर एक दूसरे से अगर 120 पर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0। तो यहां पर भी रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो क्या लिखूंगा, यहां तक कोई डाउट? लेकिन अब अगला सवाल पूछ रहा है वो, जहां लगे आपको कि जल्दी हो गया सर रुक जाओ मैं होल्ड कर लूंगा। ये SO2 दिया, अब आपको बोला कि इसको बताओ पोलर या नॉन पोलर, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, आपको नहीं बताना। अब जब इस तरह से लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने, ये जो है वो ऐसा है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा ऊपर है, तो जो वेक्टर होगा हमेशा वो क्या आएगा, ऊपर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का वेक्टर हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जा रही होती है वेक्टर उसी के पीछे पीछे जा रहा होता है। अपन ने इसीलिए तो लिखा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर ही जाएगा। तो इसका मतलब समझे आप, ये जब भी लोन पेयर आएगा तो इसका वेक्टर हमेशा कहाँ होगा, कहाँ होगा, क्यों, ठीक है, टाइम हो गया इतनी जल्दी, अबे मेरी तो क्लास है तुम्हारी नहीं है तो क्या, मेरे को एक और क्लास लेनी है अभी, चुप। हाँ 8:30 से ये वापस जूम पे है, जल्दी से भगना पड़ेगा। ये आ गया, तो इसका वेक्टर हमेशा यहाँ आएगा, इधर बताओ, पक्का? तो बताओ वेक्टर कैंसिल, लोन पेयर का वेक्टर कभी भी बॉन्ड पेयर के वेक्टर से कैंसिल नहीं होगा, ये हमेशा ज्यादा ही होगा, ये कैंसिल नहीं होगा इससे, तो ये म्यू क्या रहेगा, नॉट 0, इसलिए मॉलिक्यूल, तो SO2 मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, पोलर। हाँ किस में बोल रहा है वे, BF3 में है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 का एंगल क्या होता है, तो 120 पे 3 वेक्टर नहीं हुए तीनों बॉन्ड्स के, नहीं आया ना समझ में? मैंने कहा था ना टेबल याद होनी चाहिए, अगर वो टेबल याद नहीं होगी ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो उसी टेबल से होमवर्क नोट करो, वो टेबल याद करके आना अगली क्लास में, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूरा वेक्टर बर्बाद हो जाएगा आपका। हाइब्रिडाइजेशन वाली, जो मैंने कहा था कि ये याद होगी तभी आगे समझ पाओगे सब कुछ। ये यहां से अपन वापस कल से स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में वापस SO2 से ही चालू करेंगे, ठीक है, लेकिन कब, जब आप टेबल याद करके आओ, प्रॉमिस करो IIT की कसम। देखो जो बच्चा पढ़कर आएगा ना उस टेबल को, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं है तो वेक्टर छोटा सा डायरेक्शन बता के खत्म, ठीक है, और नहीं पढ़कर आए तो बहुत डाउट आएंगे।